हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी यूनिट 10 जो जनजातियों के ऊपर डिपेंड करता है, जनजातियों के बारे में है। पहले मैं आपको पहले के सारे लेक्चर्स में कई बार बता चुकी हूँ कि पहले जनजाति वाला जो पोर्शन है वो थर्ड यूनिट में थोड़ा बहुत उसका पार्ट था, लेकिन अब एक पूरी जो यूनिट है वो उसको दे दी गई है। यूनिट जो हमारा एमपीपीएससी का है यूनिट 10, वो पूरा जनजाति पर ही डिपेंड करता है। तो हम पढ़ रहे थे बैगा जनजाति के बारे में। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने समझा था कि यूनिट 10 में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। फिर हमने बैगा ट्राइब के बारे में पढ़ा। अभी हम बैगा ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका पार्ट 2 आज है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने बैगा जनजाति से जुड़ा जो कुछ भी था, उनका भौगोलिक वितरण कैसा हो, उनका वेशभूषा कैसा रहता है, या उनका सांस्कृतिक त्योहार और पर्व कौन कौन सा रहता है, उनमें कौन से देवता रहते हैं जिनको वो लोग पूजते हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके थे। भाग 1 में हमने गोंड और भील ट्राइब इन दोनों को भी कवर कर लिया है, जिसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर के देख सकते हैं। अब एक और चीज है कि हमने जैसे आपको बताया था कि एमपी कांस्टेबल वाला जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस आपको 11 मई के बाद से दिख जाएंगी। ठीक है, और आज हम एमपीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। एमपीपीएससी का यूनिट 10 बैगा ट्राइब का पार्ट 2 है और लेक्चर 10 है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर एक ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और आज बैगा जनजाति का जो पार्ट 2 है उसमें हम क्या देखेंगे, उनके वस्त्र, आभूषण, त्योहार और धार्मिक मान्यताएं। ये कुछ चीजें जो रह गई थी थोड़ी बहुत वो, और जो आज का पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में तो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ बची हुई चीजें हैं वो आज पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट 2 भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड है और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले बार एमपीपीएससी पूछ चुका है। जो एमपीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है बैगा ट्राइब से, वो आज की स्लाइड में आपको मिलेंगे। तो पार्ट 2 भी आपको पूरा एंड तक देखना है उन सारे क्वेश्चन के लिए, यानी आपको एग्जाम बूस्टर्स भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को एकदम स्टार्ट कर देते हैं और समझ लेते हैं लेक्चर 9 जो हमारा हुआ था उसका एक क्विक रिकैप ले लीजिए, सारांश ले लीजिए, ताकि आपको समझ में आए क्या चीजें लेक्चर 1 में आपको पढ़नी है और लेक्चर 2 में आप क्या पढ़ेंगे बैगा ट्राइब की। तो पहले हमने परिचय एवं महत्व देख लिया था। बैगा जनजाति, उनका परिचय देखा था, परीक्षा में कैसे महत्व है ये हमने देखा था। संवैधानिक स्थिति देखी थी हमने कि कैसे बैगा जनजाति को पीवीटीजीज में डाला गया, क्योंकि सरकार ने अनुसूचित जनजाति में उनको रखा, लेकिन क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति में भी पिछड़े थे, इस कारण बैगा ट्राइब को पीवीटीजीज बोला गया। जो प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइब हैं, यानी जो उनमें भी पिछड़े हुए हैं, सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें भी पिछड़े हुए हैं, उन सारी चीजों के कारण इनको पीवीटीजीज रखा गया। तो उसके संवैधानिक स्थिति के बारे में हमने देखा था कि विशेष कमजोर जनजाति है ये, इस कारण इनको रखा गया था। विशेष संरक्षण की जरूरत थी, इस कारण रखा गया और पीवीटीजी का दर्जा दिया गया। संवैधानिक स्थिति में हमने देख लिया था। फिर बैगा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका अर्थ क्या था। बैगा शब्द जो है उसके 3 अर्थ निकल करके आते थे, वो भी आप पिछले लेक्चर में देखेंगे। वैद, ओझा, जंगल के ज्ञानी और धरती पुत्र। ये धरती पुत्र यानी उसका हिस्सा मानते हैं खुद को। ठीक है, धरती के पुजारी होते हैं ये लोग। फिर पहचान में हमने देखा था इनकी विशेषता कि सरल जीवन होता है और जंगल की जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं उन सारी चीजों को सूंघ करके उसकी खासियत बताते हैं कि क्या किस रोग के लिए ये काम आ सकती है जड़ी बूटियां। तो यानी ये लोग पूरी तरीके से जंगल के ज्ञानी होते हैं, प्रकृति से इनका बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है और सुदूर वन निवासी होते हैं, यानी जहां पर सारे लोग एक साथ रहते हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया से थोड़ा और दूर जाकर के सुदूर वन में ये लोग निवास करते हैं। फिर हमने 5वीं चीज देखी थी, इनका क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी डिंडौरी, मंडला, मैंने आपको पूरा मैप में दिखाया था, पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा। तो उनका निवास क्षेत्र हमने देख लिया था। छठी चीज हमने जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के नजरिए से, बैगा चाक। बैगा चाक क्या है, बैगा चाक किसको बोला गया है। बैगा चाक वो जगह होती है जहां पर बैगा जनजाति की सघन आबादी होती है, और ये जो नाम है ये किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। किस कारण दिया था, उनकी बेवर कृषि के कारण। कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेवर कृषि में क्या होता था, जो
राख होती थी उस पर ये लोग कृषि करते थे, फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे कृषि करने के बाद से। तो उससे क्या होता था, आज की सरकार जो है इस कृषि का जो तरीका है उसको रोक करके रख रही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। यही चीज पहले ब्रिटिशर्स ने समझी थी और उन्होंने बैगा चाक को इंट्रोड्यूस किया था और उनका जो क्षेत्र है उसको निर्धारित कर दिया था, जिसके कारण उनकी आबादी जो है वो एक जगह पर आ गई और उन्होंने उस जगह को नाम दिया बैगा चाक। तो ये मैंने आपको बताया। और मध्य प्रदेश में बैगा चाक कौन है, कौन सा जगह है, डिंडौरी जिलों को बोला गया है। फिर सातवां है सामाजिक व्यवस्था। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, परिवार संरचना कैसी थी, पितृसत्तात्मक थी। जितनी भी जनजातियां आप पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर आपको ये देखने मिलेगा बेटा कि जो जनजातियां हैं उनका जो परिवार संरचना है वो पितृसत्तात्मक है। ठीक है। विवाह पद्धतियों में आप देखेंगे कि कुछ बदलाव हो सकता है। कई बार जो दूल्हा होता है, जो वर पक्ष होता है, वो दुल्हन पक्ष को पैसे नहीं दे पाता है या जो राशि है देनी चाहिए वो नहीं दे पाता है, जिसके कारण दूल्हे को कई बार ससुर की सेवा करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन परिवार की संरचना इनकी पितृसत्तात्मक ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा आपको। फिर परिवार संरचना हमने देखी थी कि पितृसत्तात्मक है, अभी मैंने बताया। एक गोत्र में होने के कारण ये लोग सेम गोत्र में शादी नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ग्राम पंचायत, ये लोग जितने भी विवाद होते हैं उसका निपटारा अपने लेवल पे ही करते हैं, ये मैंने आपको पूरी संरचना पिछले वीडियो में बताई थी। इनकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक सहायता किन तीन चीजों से आती है वो हमने देखा था। मैंने आपको बताया था महुआ, शहद या गोंद, इन सारी चीजों से क्या होता है, इनका आर्थिक सहायता इन्हीं सारी चीजों से, यानी जंगल से आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनसे इनको आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें बेवर कृषि, वनोपज संग्रहण, मजदूरी। अब ये मजदूरी जो है ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। जो भी जनजातियां हैं वो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि जीवन यापन करना है, जिसके कारण वो लोग एक जगह से दूसरी जगह निवास करने जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये लोग का मेन जो काम है वो क्या है, वो जंगलों से चीजों को एकत्रित करना, फिर उससे कुछ अच्छी चीज बनाना या उसी का इस्तेमाल करना। लेकिन अब आज के समय में उनके लिए ये मजबूरी हो गई है कि वो अपने निवास क्षेत्र से या जंगलों से निकल करके घने आबादी वाले इलाकों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिले। तो ये मजदूरी हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा था। फिर जड़ी बूटी उपचार हमने देखा था। तो ये 8 चीजें हमने देखी थी। फिर उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेवर कृषि क्या होती है, कैसी होती है, इसके आज जैसे एमपीपीएससी आपसे ऐसे भी सवाल पूछेगा कि वो क्या होती है, लेकिन आज के समय में बेवर कृषि को सरकार ने क्यों निषेध रखा है, क्यों रोक करके रखा है, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं आपसे। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसमें बेवर कृषि क्या है, स्थानांतरित खेती होती है। अभी मैंने बताया राख पर खेती करते हैं ये लोग, क्योंकि धरती को पूजते हैं, इसलिए वो लोग ऐसा समझते हैं कि हमें धरती पर हल नहीं चलाना है, और हल ना चलाने के कारण ये लोग इस कृषि का इस्तेमाल करते हैं। हल निषेध और कोदो कुट की फसलें ये लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी से पेय पदार्थ बनाते हैं और खाने वाली चीजें भी बनाते हैं। फिर जड़ी बूटियों का ज्ञान, पारंपरिक जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ होते हैं। जड़ी बूटियों की विशेषज्ञता, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। फिर हमने भाषा, आवास और वर्तमान स्थिति देखी थी। इसमें अगर आज के समय की बात करेंगे, आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने यही किया था कि वर्तमान में इनकी चुनौतियां क्या हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं बैगा जनजाति के लिए, क्योंकि जो इनकी परंपराएं हैं वो किस तरीके से लुप्त हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की खासियत यही है कि हमारे पास इतनी सारी जनजातियां हैं और उनकी परंपराओं को अगर हम सहेज नहीं पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जैसे हमने बताया था कि इनके बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं, इनके नृत्य हैं या इनका गोदना है, टैटू है, वो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इस कारण से हमें इन चुनौतियों पे ध्यान देने की जरूरत है, जो हमने बात किया था। फिर पिछले आज के भाग की हमने बात की थी कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आज की चीजें क्या क्या है। परिचय हमने देख लिया था, भौगोलिक वितरण देख लिया था, सामाजिक संरचना देख ली थी, आर्थिक जीवन देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वस्त्र और आभूषण, त्योहार और परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं एवं देवता, यानी इनमें कौन, जैसे बूढ़ा देव इनके सबसे बड़े देवता माने जाते हैं।
उनकी पूजा करते हैं ये लोग। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये सारी चीजें जानना इसलिए भी जरूरी है, बहुत सारी चीजें आज के लेक्चर में रिपीट होंगी। यानी बैगा जनजाति का जो लेक्चर 1 था उसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई थी उसका समअप आपको, उसका पूरा निचोड़ आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मिलेगा, और तीसरी चीज एग्जाम बूस्टर भी मिलने वाला है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा लेक्चर देख करके ही जाना है। पिछले लेक्चर में हमने ये बात कर ली थी बैगा जनजाति एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें क्या देखा था, भौगोलिक वितरण देखा था, कहाँ कहाँ इनका निवास क्षेत्र है, जिसमें जो ढिंडोरी जिला है उसको क्या बोला गया है, उसको बैगा चाक बोला गया है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर सांस्कृतिक केंद्र हमने देखा था, डिंडोरी जिले को बैगा चाक बोला जाता है, जो एमपीपीएससी पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ईयर के साथ बताया था। अब संवैधानिक स्थिति देखे थे हमने, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बोला गया। अब यहाँ पे केवल कमजोर जनजाति इस कारण नहीं बोला गया क्योंकि जो अनुसूचित जितनी जनजातियां हैं उनमें ये लोग पिछड़े हैं। देखिए, जैसे बैगा को बोला गया है वैसे ही बहरिया और सहरिया 2 और जनजातियां हैं जिनको पीवीटीजीज में रखा गया है। लेकिन क्यों रखा गया है? क्योंकि वो शिक्षा में भी पीछे हैं। जैसे समाज आज विकास कर रहा है उस तरीके से वो लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं, वो आज भी वनों में सुदूर रहते हैं। हम जिस जगह पर रह रहे हैं उससे कई ज्यादा अलग ये लोग रहते हैं। तो इन कुछ कारणों के कारण इनको अभी भी पीवीटीजीज में रखा गया है। फिर हमने चौथा विशेष पहचान देखी थी कि प्रकृति प्रेमी होते हैं, जड़ी बूटियों के ज्ञानी होते हैं, वैद्य और ओझा कहलाते हैं। वैद्य और ओझा आज की तरह नहीं, जैसे हम साइंटिफिक चीजों पे, साइंटिफिक मेथड पे, मेडिसिन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। ये लोग उस समय जो भी हर्ब्स होते थे उसको उसकी मेडिसिनल क्या क्वालिटीज हैं वो सारी चीजें वो लोग पहचानते थे। जंगल के रास्तों के ज्ञानी होते थे क्योंकि वो जड़ी बूटियों को सूंघ करके रास्ता पहचानते थे, ये हमने देखा था। फिर जीवन दर्शन देखा था कि वो लोग एनिमिज्म पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी हम और आप एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट की तरह देखते हैं कि हमें शुद्ध सांस लेनी है, अच्छी तरीके से जीवन यापन करना है, उसके लिए नेचर की जरूरत है। लेकिन हमसे कहीं इतर ये लोग सोचते हैं प्रकृति के बारे में, हमसे बहुत ज्यादा अलग। कैसे? जो प्रकृति है चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, इनके हिसाब से उन सारी चीजों में जान है, जो कि सही भी है। जैसे इनका बहुत सारा आर्ट फॉर्म है, ये लोग परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन ये लोग जितने भी बैगा, और यहाँ पे गोंड जनजाति की भी बात करूंगी, बैगा और गोंड जनजाति जो है उनका ये मानना है कि जो गोदना टैटू है इनका, सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो ये टैटू है ये आत्मा के साथ जाता है, जिसके कारण उसका इतना महत्व है इनकी जनजाति में। तो एनिमिज्म क्या, कोई भी सजीव या निर्जीव हो उसमें जान है, उसकी पूजा करना हमारा दायित्व है, ये इनकी मान्यता है। ठीक है, अटूट धार्मिक विश्वास है ये इनका। ये हो गया। अब पारंपरिक वस्त्र और सादगीपूर्ण पहनावा क्या है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं। देखिएगा, बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है। पुरुषों का जो अटायर होता है, मेंस अटायर होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है धोती, और वो भी धोती कैसी, पतली कपड़े की होती है, बारीक होती है, और सिर्फ घुटनों तक की होती है। और ऐसा क्यों? ताकि काम करने में सहज महसूस कर सकें वो लोग। तो रीड कर लेते हैं, शरीर पर सीमित वस्त्रों का उपयोग करते हैं ये लोग, ठीक है। और फटुई और पंछा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये लोग के जो भी कपड़े हैं, जो नृत्य फॉर्म है, लोकगीत है, ये सारी चीजें हमको बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी क्योंकि उसका एक अलग शब्द होता है। जैसे इनका जो वस्त्र है फटुई और पंछा, ये क्या होता है, कमर में पहने जाने वाली सूती लंगोटी होती है, जो छोटी धोती कहलाती है, वो होती है, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, फटुई बोलते हैं या पंछा बोला जाता है। ठीक। सिर का साफा होता है, एक कांटों और धूप से बचाव हेतु सिर पर सूती कपड़ा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जंगलों में निवास कर रहे हैं तो उसके अनुकूल रहना इनके लिए जरूरी है। तो ये मेंस अटायर की बात हो गई। अब महिलाओं का पहनावा कैसा रहता है, लुंगड़ा रहता है, जो घुटनों तक ऊंची धोती होती है इनकी भी, ताकि झाड़ियों में कार्य करने के लिए सुविधाजनक हो सके। जंगलों में काम करते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं, घर भी लकड़ियों से ही बनाते हैं, तो इसके लिए इनको बार बार जंगलों में जाना पड़ता है, वहीं पर रहना सहना पड़ता है, जिसके कारण इनकी जो वेशभूषा है, इनका जो पहनावा है, उसी के अनुकूल इन्होंने रखा है।
फिर कपची होता है, शरीर के ऊपरी हिस्से के लिए विशेष चोली का उपयोग ये लोग करती हैं। तो महिलाओं में दो चीजें हैं, पहला लुंगड़ा जो एक धोती होती है जो घुटने तक होती है, और सेम वही चीज पुरुषों में है, लेकिन उसे क्या बोला जाता है, फटुई या पंछा बोला जाता है, और इनके में क्या बोला जाता है, लुंगड़ा बोला जाता है। महिलाएं कपची पहनती हैं जो विशेष चोली होती है वो पहनती हैं, और यहाँ पुरुष क्या करते हैं, सिर के साफे को नॉर्मल सूती के कपड़े की तरह होता है वो। तो ये इनकी वेशभूषा हो गई या उनका पहनावा हो गया। फिर वस्त्रों का रंग और उपयोगिता, इनके जो वस्त्र होते हैं, इनके जो कपड़े होते हैं, चाहे हम फेटे की बात कर लें, इनके लुंगड़े की बात कर लें, या इनकी जो चोली है उसकी बात कर लें, उसका जो भी कलर रहता है वो प्रकृति से मिलता जुलता, और खास तौर पर या तो वो मरून होता है, ब्राउन होता है, या डार्क ग्रीन होता है। खास तौर पर अगर कहीं नृत्य हो रहा है, ये लोग कोई पर्व मना रहे हैं, कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कृषि से जुड़ा हो या विवाह से जुड़ा हो, उस समय ये लोग खास तौर पर हरे रंग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कृषि को समर्पित रहते हैं, फसल अच्छी हो उसके लिए ये लोग कामना करते हैं, इस कारण ऐसे रंग के वस्त्र ये लोग धारण करते हैं। तो प्रमुख रंग कौन कौन से हो गए, वस्त्रों में अक्सर गहरे लाल, काले और भूरे रंग की प्रधानता होती है, और व्यवहारिक उपयोगिता क्या होती है, गहरे रंग गहरे रंग जो है जल्दी गंदे नहीं होते हैं, इस कारण वो, क्योंकि उनको मिट्टी और जंगलों में काम करना पड़ता है, जिसके कारण कलर उसी हिसाब से निर्धारित किया गया है। फिर अब आ जाते हैं एग्जाम बूस्टर पे। एक और चीज यहाँ पे बच रही है, तीसरी चीज, स्वदेशी निर्माण। अधिकांश सूती वस्त्र स्थानीय स्तर पर या स्वयं निर्मित होते हैं। जो भी कपड़े ये लोग पहनते हैं वो स्वयं निर्मित होते हैं या इस देश के ही होते हैं, क्योंकि इनमें वही धोती रहती है, सिर पे साफा रहता है, तो वो बहुत आम सी चीज है। अब इसमें एक एग्जाम बूस्टर क्या आ रहा है, वस्त्र की शब्दावली। क्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही चीज है, उसकी ट्रिक देखिए। फटुई पंछा पुरुष पहनते हैं और लुंगड़ा कपची महिलाएं पहनती हैं। लुंगड़ा कपची कौन पहनती है, महिलाएं पहनती हैं, और फटुई पंछा पुरुष पहनते हैं। इस तरीके से याद करिएगा, शब्दावली सीधे परीक्षा में पूछी जा सकती है, यानी इनके कपड़ों के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, बैगाओं का पहनावा उनकी हार्ड वर्किंग यानी कठोर श्रम की शैली को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो ये उनके वस्त्रों के रंग के बारे में बात हो गई, और क्या पारंपरिक उनका वस्त्र है और क्यों रखा गया है वैसा, उसके बारे में बात हो गई। अब विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध गोदना, जो सबसे ज्यादा प्रिय बैगा जनजाति का है, शरीर का स्थायी और पवित्र श्रृंगार माना जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अच्छा, इनके में सबसे ज्यादा फेमस जो भी बैगा जनजाति में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माथे पर वी आकार बनाया जाता है, और ये ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो पहचान होती है उनकी सुरक्षा की कि ये बैगा जनजाति के, और साथ ही साथ ये पहचान होती है कि जो लोग भी बड़े उन्हें देख रहे हैं, जो उन्हें सामने से नहीं जानते हैं, उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये जो चिन्ह है ये बैगा जनजाति का है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों में ये जो माथे पे वी आकार बनाया जाता है वो रहता है। गोदना का महत्व, यह केवल फैशन नहीं बल्कि बैगा जीवन के दर्शन का अभिन्न अंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बैगा जनजाति में ये मान्यता है, चाहे कोई भी आपके कर्म हो, आपका काम हो, आपका श्रम हो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन जो आपका गोदना है, यानी जो टैटू आर्ट फॉर्म है इनका गोदना, वो हमेशा आत्मा के साथ अमर रहता है, और मृत्यु के बाद भी वो हमेशा आपके साथ ही रहता है। इस कारण इनके में ये जो टैटू फॉर्म है उसको हमेशा बनवाया ही बनवाया जाता है। धार्मिक विश्वास क्या है, मैंने अभी बताया, मृत्यु के पश्चात सभी आभूषण यहीं रह जाते हैं, केवल गोदना ही आत्मा के साथ अगले जन्म जाता है, यानी अगले जन्म की मान्यता है, और मान्यता ये है कि अगले जन्म तक वो जो टैटू है वो साथ में जाएगा। आकृतियां एवं प्रक्रिया, छोटी बच्चियों के माथे पर वी आकार बनाया जाता है, त्रिकोण बनाया जाता है, दो चीजें, या तो वी आकार या त्रिकोण, उसको मिला करके। फिर उम्र बढ़ने के साथ छाती, गाल और पैरों पर प्रकृति और पक्षियों की ज्यामितीय आकार उकेरी जाती है। ज्यामितीय आकार मैंने आपको गोंड जनजाति जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो ये लोग
पूर्वजों की पूजा करते हैं और साथ ही साथ जो इनके देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। उसमें भी मैथ्स की कुछ ट्रिक लगाई जाती है, ज्यामितीय कुछ ना कुछ उसका कॉन्सेप्ट होता है। वैसे ही इनके टैटू फॉर्म में भी ये पैटर्न होते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइंस हो गई, डॉट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। बड़े होने के बाद अलग अलग अंगों पर भी उकेरवाते हैं। ये उनके सर्वाधिक प्रिय गोदना टैटू की बात हो गई। फिर पारंपरिक आभूषण मैंने बताया, चांदी, पीतल, गिलट। गिलट क्या होता है, सफेद धातु होती है और उसी के भारी आभूषण महिलाएं पहनती हैं। गले का जो आभूषण होता है उसे सुतिया बोला जाता है। महिलाएं जो गले में आभूषण जो पहनती हैं, या तो वो गिलट का होता है, या वो चांदी का होता है, या वो पीतल का होता है, और उसे क्या बोला जाता है, सुतिया बोला जाता है। गले में पहना जाने वाला एक ठोस धातु का भारी हार होता है। आपने देखा होगा चांदी का अक्सर वो होता है और वो दूर से ही समझ में आता है। हाथों का आभूषण क्या बोला जाता है, उसको ककना बोला जाता है। हाथों के कड़े जिसे मुंदरी, और दो चीजें रहेंगी हाथों पर, पहला ककना या फिर मुंदरी। मुंदरी अंगूठियों को बोला जाता है और हाथों के कड़ों में क्या बोलते हैं, हाथों के कड़े को ककना बोला जाता है। ठीक है। पैरों का आभूषण जो रहता है उसे पैरी बोला जाता है। पैरी क्या होता है, पैरों में पहने जाने वाला वजनी कड़ा होता है जो चलते समय विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है। क्या क्या आभूषण, यहाँ पे 4 आभूषण आपने देखा। पहला गले में पहनने वाला सुतिया कहलाता है, हाथ में पहनते हैं जो कड़े उसे ककना बोला जाता है, और जो अंगूठियां होती हैं उसे मुंदरी बोला जाता है, और पैरों में जो पहनते हैं उसे क्या बोला जाता है, पैरी बोला जाता है, जो चलते वक्त एक अलग प्रकार की, अलग किस्म की ध्वनि उत्पन्न करता है। ये उनके आभूषणों के बारे में हो गया। और जितने भी आभूषण है वो 3 ही धातु के होंगे, गिलट के होंगे, पीतल के होंगे या चांदी के होंगे। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एग्जाम बूस्टर पर, जो अक्सर एमपीपीएससी में आता है। कला एवं श्रृंगार से क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट क्या होता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है। गोदना जो टैटू फॉर्म है वो गोंड जनजाति में भी बनाया जाता है, भील में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय जो गोदना है वो किसको होता है, वो बैगा जनजाति को होता है। फिर 3 मार्कर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या बैगा महिलाओं में गोदना बनाने वाली जो विशेषज्ञ जो महिला होती है जो ये करती है उसे गोदनहारी बोला जाता है। जो टैटू बनाती है, जो गोदना बनाती है, उन महिलाओं को क्या बोला जाता है, गोदनहारी बोला जाता है या बदिन बोला जाता है। 2 नाम, गोदनहारी और बदिन। फिर सांस्कृतिक पहचान, सुतिया और पैरी, ये मैंने आपको अभी बताया। सुतिया और पैरी आभूषण है इनके, केवल आभूषण नहीं होते हैं बल्कि उनके कबीलाई स्टेटस का प्रतीक होते हैं, यानी वो किस ग्रुप से आ रहे हैं उसका वो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन सारी चीजों से, इन आभूषणों से और इस पहनावे से। फिर आभूषणों के नाम सुतिया, ककना, पैरी को गला, हाथ, पैर यानी ऊपर से नीचे के क्रम में आप सेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम बूस्टर है जो आता है एग्जाम में। अब इसके बाद एक और चीजें हम जो पढ़ने वाले हैं, 2-3 चीजें और रह गई हैं, उसके बाद और एग्जाम बूस्टर है जिसमें आपको पता चलेगा कि एमपीपीएससी इनके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है बैगा से। अब प्रमुख पर्व और त्योहार, इनके जो भी प्रमुख पर्व और त्योहार हैं वो खास तौर पर कृषि से जुड़े होते हैं या तो विवाह से जुड़े होते हैं। कृषि से जितने त्योहार होते हैं सब कुछ आपको दिखेगा। पौष पूर्णिमा में ये लोग छेरता मनाते हैं। छेरता बच्चों का विशेष पर्व होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे घर घर जा करके अन्न मांगते हैं, जो फसल कटने के बाद का होता है त्योहार। इसमें क्या होता है, जब फसल कट जाती है तो बच्चे घर घर जा करके चावल या कोई और अनाज होता है वो लेते हैं और ये खुशी की तरह होता है। ठीक है, बच्चे खुश रहते हैं, हर घर से अनाज इकट्ठा करते हैं और एकत्रित करके फिर वो अनाज पकता है उनके घर में। फिर एक नवा खानी होता है, ये भी नई फसल के आगमन के बाद होता है। नई फसल के आगमन का उत्सव होता है। नया अनाज सबसे पहले देवी देवताओं को अर्पित कर प्रसाद ग्रहण किया जाता है, और देवी देवताओं को जब प्रसाद अर्पण किया जाता है तो उस नई, क्योंकि वो नई फसल है तो उस पर्व को नवा खानी बोला जाता है, यानी नया खाना। ठीक है, तो नवा खानी बोला जाता है फसल कटाई की रस्म में। फिर सावन मास में एक मनाया जाता है जिसे हरेली बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हम
कृषि यंत्र जो होते हैं, जो भी हम हल वगैरह या हसिया, जो भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं फसल काटते वक्त या बीज लगाते वक्त, उस समय जो भी यंत्र इस्तेमाल होते हैं उसकी पूजा करते हैं वो लोग। और उसी पूजा को ये लोग क्या बोलते हैं, हरली बोलते हैं, हरेली। ठीक है, तो हरेली एक त्योहार है, एक पर्व है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, जो भी कृषि यंत्र है उसकी पूजा करते हैं। फिर एक पर्व होता है जिसे नवाखानी बोला जाता है, यानी नई फसल जब कटती है तो उसमें जो देवी देवता हैं उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर एक पर्व है छेरता, जो पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है, और इसमें क्या होता है, बच्चे घर घर जाकर के अनाज मांगते हैं। ठीक है, तो ये उनके कुछ और पर्व थे। अब आ जाते हैं प्रकृति और कृषि से जुड़े हुए कुछ और पर्व हैं, जो बिदरी होता है। ज्यादातर जो भी आप पर्व या उत्सव पढ़ रहे हैं वो कृषि से ही जुड़े हुए होंगे। अब आ जाता है बिदरी। फसलों की बुआई से पूर्व बीजों की पूजा करते हैं। यहाँ पे जो भी फसल लगाने वाले रहते हैं उनके बीज की पूजा करते हैं, ताकि जो देवता है वो प्रसन्न हो, और वो प्रसन्न होके जो फसल हो वो और ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा उपज दे सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमको मुनाफा हो। ठीक है, तो ये बिदरी कहलाता है, और इसका उद्देश्य अच्छी फसल और कीट व्याधियों से रक्षा की कामना करते हैं ये लोग, इसलिए बीज की पूजा करते हैं ताकि कीड़े भी ना लगे और फसल हरी भरी हो, जिसको क्या बोला जाता है, बिदरी। फिर फाग, होली के अवसर पर मनाया जाने वाला, ये मतलब खास तौर पर कृषि से नहीं जुड़ा हुआ है, ये बस होली मनाने के लिए और उल्लास से भरा त्योहार है, जिसमें जो युवक युवतियां होते हैं अविवाहित, वो ज्यादा खुश होकर के ये त्योहार मनाते हैं। और इसी फाग में मैंने आपको बताया था कि अपना जीवन साथी चुनने के भी बहुत सारे पर्व गोंड जनजाति में भी और भील में भी हैं, जो मैंने आपको बताया था। ठीक, फिर सामूहिक नृत्य होता है, इसमें फाग गीतों की प्रधानता रहती है, यानी यहाँ पे गीत वगैरह गाया जाता है और नृत्य होता है। अब बैगांव के सभी पर्व प्रकृति कृतज्ञ होते हैं, यानी क्या करते हैं, नेचर को ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, तो हमने बहुत सारे पर्व पढ़े जो कृषि से जुड़े हुए थे, कृषि यंत्रों से जुड़े हुए थे, और एक त्योहार हमने देखा होली का, जिसमें ये लोग होली को सेलिब्रेट करते हैं डांस करके या फिर गाना गा करके। फिर एग्जाम बूस्टर, जो परीक्षाओं में आता है, आप ये टेबल देख करके सारी चीजें बहुत इजीली याद कर सकते हैं। जो हरेली रहता है और छेरता रहता है, वो किन चीजों के लिए मनाया गया है, हरेली और छेरता वो नई फसल के उत्सव के लिए मनाया जाता है। हरेली पर्व और छेरता पर्व जो है वो मनाया जाता है नई फसल के आगमन के लिए, और जो नवाखानी है वो मनाया जाता है, बच्चों द्वारा अन्न एकत्रीकरण होता है, अन्न एकत्रित करते हैं, और साथ ही साथ औजारों की भी पूजा होती है। यानी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नवाखानी नई फसल जो होती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। हरेली में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जगह जगह जाकर के अनाज मांगते हैं। सारी चीजें आपको हाँ, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, जो आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, बैगा जनजाति से जुड़ा, गोंड जनजाति से जुड़ा हुआ या भील जनजाति का, उनके जो प्रमुख नृत्य हैं, जो उनका आर्ट फॉर्म है, उस पे आपको हमारे वीएस क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है, शॉर्ट सेक्शन में आपको बहुत सारी रील मिल जाएंगी, जो एमपीपीएससी कई वर्षों में सवाल पूछा है, उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट है वो आपको हमारे शॉर्ट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। तो वहां पर भी विजिट करिएगा, अगर आपको 60 से 70 सेकंड में ये सारी चीजें समझनी है तो। अब पीवाईक्यू एनालिसिस देखते हैं। आयोग अक्सर त्योहारों के उद्देश्य या महीने, जैसे कौन से महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वो पूछ सकता है, तो ये आपको टेबल बना करके खुद से पढ़ना होगा। फिर त्योहारों में महुआ से बनी पारंपरिक शराब का उपयोग करते हैं, क्योंकि महुआ इनकी आर्थिक सहायता करता है, और साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, महुआ का जो पेय पदार्थ होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा अनिवार्य माना जाता है बैगा जनजाति में। आगे बढ़ते हैं। अब धार्मिक मान्यताएं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनिमिज्म, यानी जो भी सजीव और निर्जीव हैं उसकी ये लोग पूजा करते हैं, और ये लोग मानते हैं कि उनमें भी जान है। ठीक, बूढ़ा देव इनमें सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, सर्वोच्च देवता हैं। बैगा जनजाति के सबसे शक्तिशाली और पूजनीय और प्रमुख देवता हैं, जिनके बारे में एमपीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया है। सॉरी। तो बूढ़ा देव इनके सर्वोच्च देवता हैं, जिनकी ये लोग पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं।
फिर एक साजा वृक्ष होता है जिसे मगरमच्छ की छाल भी बोला जाता है, क्योंकि वो जो ये वृक्ष होता है उसकी छाल उसी तरीके से बहुत सूखी टाइप की रहती है, इस कारण उसे मगरमच्छ की छाल भी बोला जाता है। और इस वृक्ष की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा पूजनीय मानते हैं। बूढ़ा देव का निवास इस वृक्ष में मानते हैं ये लोग। इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बूढ़ा देव जो इनके सर्वोच्च देवता हैं, वो ये लोग की ऐसी मान्यता है कि बूढ़ा देव साजा वृक्ष में निवास करते हैं, जिसके कारण इस वृक्ष की पूजा करते हैं। बैगा लोग साजा वृक्ष को कभी नहीं काटते, कहीं पर भी साजा वृक्ष जो रहता है उसको ये लोग कभी नहीं काटते हैं, बल्कि उसकी पूजा करते हैं। फिर अटूट सत्य क्या है? साजा की पत्ती हाथ में लेकर अगर ये लोग कोई कसम खा लेते हैं, ठीक है, तो उस कसम को कभी नहीं तोड़ते हैं। क्या लिखा है? ली गई कसम बैगा कभी नहीं तोड़ते। यानी आपको किसी भी बैगा जनजाति के किसी व्यक्ति से अगर कुछ भी काम करवाना है या कोई बात निकलवानी है, तो आप साजा वृक्ष की जो पत्तियां हैं उनके हाथ में देकर के आप उनसे सच निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, चीजें थी। अब ग्राम, परिवार और प्रकृति, जिसके बारे में पहले बात पढ़ा चुकी हूं, पर इनके एक ग्राम देवता होते हैं जिनको ठाकुर देव बोलते हैं। इनके एक दूल्हा देव होते हैं जो पारिवारिक देवता होते हैं, यानी परिवार के अंदर सुख समृद्धि रहे, जिसके कारण ये लोग दूल्हा देव की भी पूजा करते हैं। फिर नारायण देव होते हैं, इनकी पूजा सूर्य देवता के रूप में की जाती है। फिर से देखते हैं, ठाकुर देव जो है वो ग्राम देवता कहलाते हैं। ये गांव की सीमाओं के रक्षक माने जाते हैं और पूरे समुदाय को बीमारियों से और बाहरी आपदाओं से बचाने वाले होते हैं ठाकुर देव, जो ग्राम देवता कहलाते हैं। यानी ये क्या करेंगे? पूरे समुदाय को बीमारियों से और सीमा के बाहर से आने वाली सारी आपदाओं से सुरक्षित रखते हैं, इस कारण इनको ग्राम देवता भी बोलते हैं। फिर दूल्हा देव आते हैं, जिन्हें पारिवारिक देवता बोलते हैं। ये परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और विवाह के अवसर पर खास तौर पर खासम खास इनकी पूजा की जाती है विवाह के अवसर पर, इसी कारण इन्हें दूल्हा देव भी बोला जाता है। फिर नारायण देव, क्योंकि प्रकृति की पूजा का प्रत्यक्ष इनको प्रमाण माना जाता है, इस कारण इन्हें पूजा जाता है सूर्य के समान और इन्हें नारायण देव बोला जाता है। तो एक बूढ़ा देव के बारे में आपने पढ़ा जो सर्वोच्च देवता थे, बाकी देवताओं के नाम यहाँ पे हैं, ठाकुर देव, दूल्हा देव, नारायण देव। अब ये हमने आपको बताया था बेवर कृषि हल नहीं चलाते हैं, ये यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है कुछ फैक्ट्स का। बेवर कृषि जहाँ पे ये लोग हल नहीं चलाएंगे, क्योंकि धरती माँ को पूजते हैं और धरती पर हल चलाना धरती माँ की जो छाती होती है उसको छलनी करने के समान ये लोग मानते हैं, और ऐसी ही मान्यता है, इस कारण ये अपमान ये लोग नहीं करते हैं, हल नहीं चलाते हैं और कभी भी हल का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण इन्होंने बेवर कृषि अपनाई है। फिर स्थानांतरित कृषि भी, जिसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ये लोग वही कृषि का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं। हल ना चलाने के कारण बेवर कृषि या पेंडा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं, और पद्धति झाड़ियों को जलाकर राख में बीज बो दिया जाता है। जब क्या होता है, जंगल होता है, वहां पे जितनी भी लकड़ियां और झाड़ियां होती हैं उसको जला देते हैं, जलाने के बाद वो राख हो जाता है और उस राख में बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। ये हो गया धरती माता की पूजा। अब कर्मा नृत्य कई बार हम पढ़ चुके हैं सारी जनजातियों में। कर्मा नृत्य क्या होता है? कर्म देवता की पूजा करते हैं और भाग्य देवता जो रहते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। बैगाओं का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय नृत्य होता है। यह कर्म की प्रधानता यानी कर्म देव जो है और आपके काम जो है उन सारी चीजों से लिंक्ड होता है, और भाग्य को संवारने के लिए कर्म देवता की पूजा होती है और कर्मा नृत्य होता है उसी दिन, और प्रकृति के प्रति संपन्न को दर्शाता है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एमपी फैक्ट है, ये जो नृत्य है इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, कर्मा नृत्य को, ये भी मैंने आपको बताया है। अब परधौनी नृत्य में आते हैं। अवसर क्या होता है? परधौनी नृत्य क्या होता है? ये खास तौर पर विवाह के अवसर पे किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। विशेषता क्या है? इसमें हाथी की आकृति बना करके खुशी और उल्लास मनाया जाता है। हाथी की आकृति बनाई जाती है बीच में और उसके इर्द गिर्द क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, जो परधौनी नृत्य कहलाता है। और फिर एक कर्मा नृत्य है जो कर्मदेव को
संतुष्ट करने के लिए किया जाता है और इस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा जो हमने सब कुछ अभी पढ़ा उसको एक बार में समझिए। संवैधानिक दर्जा दिया गया है बैगाओं को। मध्य प्रदेश की 3 पीवीटीजीज होती हैं, उनमें से एक बैगा जनजाति है, बाकी की 2 है बहरिया और सहरिया। फिर सर्वाधिक पूछे गए प्रश्न में आता है बैगाचाक। बैगाचाक डिंडौरी में आता है। फिर दूसरा बेवर कृषि के बारे में पूछा जाता है, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या बैगा जनजाति में पेंडा बोला जाता है या स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। फिर साजा वृक्ष, जिसमें बूढ़ा देव का वास होता है, उसकी पूजा करते हैं। फिर आयोग, ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैगाचाक, बेवर और साजा वृक्ष। साजा वृक्ष जुड़ा है सर्वोच्च देवता बैगाओं के, जिनका निवास साजा वृक्ष में माना गया है। फिर मेंस के 5 मार्कर टिप में आता है बैगाओं की संस्कृति प्रकृति आश्रित होती है। इस उत्तर में बेवर कृषि, साजा वृक्ष, मतलब ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। यानी जब आपसे बैगा जनजाति के बारे में 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछता है, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में यदि पूछता है, तो आप ये सारी चीजें कृषि, बेवर कृषि और साजा वृक्ष, सर्वोच्च देवता जो साजा वृक्ष में निवास करते हैं, उसकी जो पत्तियां होती है, अगर उन पत्तियों को लेकर के ये लोग कसम खाते हैं तो वो कसम कभी नहीं तोड़ते हैं। ये सारी चीजें आप सजा करके अच्छे से अपने आंसर में लिख सकते हैं। फिर चिकित्सक ज्ञान होता है इनको। जड़ी बूटियों के अगाध ज्ञान के कारण इन्हें जनजातीय वैद्य या ओझा कहा जाता है। झाड़ फूक भी बहुत अच्छे से ये लोग जानते थे पहले के समय में। अब तो क्योंकि ये लोग मजदूरी के लिए अन्य शहरों में भी निवास करने लगे हैं, ये आज की बात है। तो ये एमपीपीएससी पीवाईक्यू ट्रेंड में जो चीजें थी वो भी मैंने आपको बता दिया। क्विक रिवीजन है, 1 मिनट में रिकैप है ये पूरा कुछ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निवास जहाँ पे करते हैं सबसे ज्यादा बैगाचाक डिंडौरी में है, फिर मंडला, फिर बालाघाट में है। गोदना, विश्व का सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन कहलाता है? बैगा जनजाति कहलाती है। वस्त्र और आभूषण, फटुई, लुंगड़ा, ये किसका होता है? ये पुरुषों का होता है। फिर सुतिया गले में पहनती हैं औरतें और पैरों में पैरी पहनती हैं। फिर नवाखानी, नई फसल के लिए हरेली औजार पूजा होती है और छिरता बच्चों का पर्व होता है। देवता, इनके सर्वोच्च देवता बूढ़ा देव होते हैं, साजा वृक्ष में वास होता है। ठाकुर देव होते हैं जो ग्राम की रक्षा या सीमा है जो है समुदाय की, उसकी रक्षा करते हैं, बाहरी आपदा से बचाते हैं। फिर दूल्हा देव जो विवाह के अवसर पर जिनकी पूजा होती है। फिर कृषि और नृत्य, उसमें बेवर, हल चलाना पूर्णता वर्जित होता है और कर्मा और परधौनी नृत्य बारात का स्वागत करने के लिए और कर्म देवता को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। ये आपका 1 मिनट में पूरा रिवीजन हो गया। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या क्या एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि बैगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात के स्वागत में कौन सा नृत्य किया जाता है? ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट में बताएंगे इन सारे क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको खुद को करनी है। आप देख लीजिए प्रश्न, सब कुछ आपके सामने है। आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहीं पे आपका बैगा जनजाति जो है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम जो भी स्टार्ट करेंगे लेक्चर में आप बने रहिएगा। किसी नई जनजाति को हम फिर से पढ़ना शुरू करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो बैगा जनजाति का पूरा समअप था आपको समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर को भी अच्छे से देखिएगा और आज के लेक्चर्स को भी, और जो भी क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी बैगा जनजाति के करवाया गया है वो सारे क्वेश्चन भी करिएगा और आज भी जो कुछ भी एमसीक्यू ट्रेंड में रहता है एमपीपीएससी के उसको भी करिएगा। आज के लेक्चर को अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए, ठीक रहिए। थैंक यू।